आज आज जो मैं प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ वो एक नहायत ही मुफीद और बहुत अच्छा टॉपिक है। लेस देन 5 इयर्स के बच्चों में, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनमें एक डिजीज पाई जाती है, उसको बोलते हैं एक्यूट डायरिया। एक्यूट डायरिया इन चिल्ड्रन। इसमें हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन, एपिडेमियोलॉजी, इटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर, मैनेजमेंट, प्रोग्नोसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ डायरिया। एक्यूट डायरिया, पहले हम बोले डायरिया क्या है। डायरिया किस चीज का नाम है? डायरिया इज एन इंक्रीज इन द फ्लूइडिटी ऑफ स्टूल, वॉल्यूम ऑफ स्टूल, नंबर ऑफ स्टूल रिलेटिव टू द यूजुअल हैबिट ऑफ द चिल्ड्रन। डायरिया इज 3 और मोर लूज लिक्विड और वाटर स्टूल पर डे। डायरिया जिस बच्चे में 3 या 3 से ज्यादा वाटरी स्टूल हो, पानी वाले स्टूल या मोशन हो, उसको हम एक्यूट डायरिया कहते हैं। Epidemiology of diarrhea. The causes of death among the children under 5 years of age. 5 साल से कम उम्र के बच्चों में जो काजेज होते हैं डेथ में, वो सबसे ज्यादा न्यूनेटल काजेज होते हैं, जो है 41%। उसमें प्रीटर्म बर्थ आ जाता है, एस्फिक्सिया आ जाती है, सेप्सिस आ जाता है, नमोनिया आ जाती है, डायरिया डिजीज आ जाती है, टिटनेस और अदर डिजीज। और अदर काजेज 15% होते हैं, और डायरिया के मेन काजेज होते हैं वो 14%, जो कंपेयर करते हैं नमूनिया से भी। नमूनिया के भी 14% होते हैं। ये सारे जो काजेज होते हैं वो अंडर 5 ईयर एज के बच्चों में होते हैं मोर्टेलिटी के। 2017 और 18 में पाकिस्तान डेमोग्राफिक सर्वे हुई थी एक रिपोर्ट, उसने रिपोर्ट किया था कि डायरिया का फैलाव जो 5 साल से कम उम्र में बच्चों में है वो है 19%। और पाकिस्तान थर्ड हाईएस्ट बर्डन कंट्री है डायरिया मोर्टेलिटी में। हर साल 39,500 बच्चों की अमवात होती हैं लेस देन 5 इयर्स के बच्चों की डायरिया की वजह से। और WHO ने एक ग्लोबल एक्शन प्लान बनाया था डायरिया और नमूनिया के लिए, हाई रिस्क 15 कंट्रीज के लिए, उनमें पाकिस्तान 3rd नंबर पे आता है। और ये है काजेज ऑफ द डेथ अमंग द चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर। न्यूनेटल डेथ प्रीमेच्योरिटी 18% होती है, एस्फिक्सिया 12%, कंजेनिटल एनोमली 9%, न्यूनेटल सेप्सिस 7%, नमूनिया 16%, अदर इन्फेक्शन 10%, डायरिया 9%, इंजरीज 6%, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज 5%, मीजल्स 1%। Diarrhea in children. Diarrhea is the major cause of death in children under 5 years. डायरिया एक मेजर काज ऑफ डेथ है अंडर 5 ईयर के चिल्ड्रन में। डायरिया इज द मोस्ट कॉमन इन द चिल्ड्रन अंडर 2 ईयर ऑफ एज व्हेन इट मे अकर एवरी मंथ। अगर किसी बच्चे को हर महीने डायरिया हो रहा है और उसकी उम्र 2 साल से कम है, तो ये हाई रिस्क ऑफ मॉर्बिलिटी है कि उसमें अमवात के चांसेस ज़्यादा होंगे। डायरिया किल्स बिकॉज ऑफ द डिहाइड्रेशन एंड malnutrition इट प्रोड्यूस। डायरिया में जो अमवात होती है वो डायरिया की वजह से नहीं होती, वो उसके कॉम्प्लिकेशन या सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से होती है, जिसमें डिहाइड्रेशन और मेलन्यूट्रिशन होता है। और ये किस वजह से होता है? क्योंकि लेक ऑफ ब्रेस्ट फीड, पॉल्यूटेड वाटर, अनक्लीन मिल्क, जो दूध, माए दूध जो होती है वो कंटामिनेटेड दूध या कंटामिनेटेड फूड पिलाने की वजह से ही होती है। काजेस एंड पैथोजेनेसिस ऑफ डायरिया। डायरिया के काजेस क्या हैं? द मोस्ट कॉमन काज, जो सबसे ज़्यादा कॉमन काज जो डायरिया में होता है वो वायरस की वजह से होता है। उस वायरस का नाम है रोटा वायरस, जो 6 माह के बच्चों से लेकर 2 साल के बच्चों में होता है, और इसकी परसेंटेज है 40%। 40% बच्चों में जो डायरिया होता है वो रोटा वायरस की वजह से होता है। उसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, इकोलाई करवाता है, विब्रो कॉलरा करवाता है, शिजीला करवाता है, साल्मोनेला, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ये वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ हैं जो बच्चों में डायरिया करवाते हैं। डायरिया की ट्रांसमिशन ओरोफिकल रूट होती है, उसमें प्राइमरी बैरियर जैसे फीसेस, कंटामिनेटेड वाटर, अनहाइजीनिसिटी उसकी वजह से होती है। उसके बाद वो फ्लूइड और अनहाइजीनिक हैंड और फ्लाइज की वजह से और फील्ड की वजह से ये ट्रांसमिटेड होता है फूड में। उसके बाद अपना न्यू होस्ट बनाता है, वो भी ह्यूमन ही होता है, वो इंसान ही होता है। Pathogenesis of diarrhea. Osmotic diarrhea caused by rotavirus, secretory diarrhea caused by E. coli और Vibrio cholera, invasive diarrhea caused by Shigella और Campylobacter। ये पैथोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है डायरिया की। क्लिनिकल फीचर एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायरियल इलनेस।
क्लिनिकल टाइप ऑफ डायरिया, यहाँ पे 3 टाइप मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायरिया हैं। एक्यूट वाटरी डायरिया जो है 80%, डेजेंट्री ब्लड इन स्टूल जो है 10%, परसिस्टेंट डायरिया मोर देन 14 डेज जो 14 दिन से ज़्यादा डायरिया होता है जिसको परसिस्टेंट डायरिया बोलते हैं, उसकी परसेंटेज है 10%। क्लिनिकल फीचर एंड क्लिनिकल असेसमेंट इन डायरिया, हम क्लिनिकली फीचर कैसे असेस करेंगे डायरिया को? फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिस्ट्री लेंगे, उसमें वोमिटिंग का पूछेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी अमाउंट कितनी है, डायरिया की ड्यूरेशन टाइम कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है, अमाउंट कितनी है। एब्डोमिनल पेन से रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे पेशेंट से या उसकी मदर से। फीवर पूछेंगे, ब्लड एंड स्टूल, अगर उसके स्टूल में ब्लड आ रहा है या नहीं और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये सारा हमें हिस्ट्री में मालूम पड़ेगा। उसके बाद हम एग्जामिनेशन करेंगे, एग्जामिनेशन में हमें सबसे पहले डिहाइड्रेशन स्टेटस मालूम करना होगा और उसको असेस करके क्लासिफाई करना होगा। असेस द कॉम्प्लिकेशन, डायरिया में कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? डिहाइड्रेशन हो सकती है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है, एक्यूट रीनल फेल्यूर, कन्वर्जन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होती है, हाइपोकैलेमिया होती है, पोस्ट डायरियल इलनेस होती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, पेरिनेल एपिरेसिस होते हैं, परसिस्टेंट डायरिया होता है और मेल न्यूट्रिशन जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है डायरिया का। डायरिया मेल न्यूट्रिशन करवाता है और मेल न्यूट्रिशन की वजह से डायरिया हो सकता है, क्योंकि डायरिया में अमूमन फ्लूइड लॉस होता है बॉडी से, उसके लिए वेट लॉस भी होगा तो बच्चा मेल न्यूट्रिशन की तरफ जा सकता है। और मेल न्यूट्रिशन वाला बच्चा डायरिया की तरफ इसलिए जा सकता है क्योंकि उसमें इम्यूनिटी पावर जो होगा वो कम होगा। ये दोनों को रिलेटेड है और एक दूसरे से रिलेट करते हैं। असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, assess डायरिया इन ऑल चिल्ड्रन। फर्स्ट ऑफ ऑल असेसमेंट के लिए हमें हिस्ट्री लेनी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरिया मालूम करनी होगी, सीवियरिटी ऑफ वोमिटिंग मालूम करनी होगी, थर्स्ट मालूम करना होगा, यूरिन आउटपुट मालूम करना होगा। उसके बाद जनरल एग्जामिनेशन में हमें जनरल कंडीशन देखनी होगी, आया वो लिथार्जिक है, अनकॉन्शियस है, ड्राउजी है, कि वो उसका कॉन्शियस स्टेटस, उसका जो हेल्थ है और वो उसका अलर्ट कितना है, आया उसको खुमार तो नहीं है, गुनूदगी तो नहीं है, ये हमें चेक करना होगा। एंटीरियर फ्रंटल हमें चेक करना होगा, वो डिप्रेस तो नहीं है, वो अगर डिप्रेस हो तो वो डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहा है। उसके आइज देखेंगे कि उसकी सनकिन आइज हैं या नॉर्मल आइज है, म्यूकस मेम्ब्रेन चेक करेंगे कि ड्राई तो नहीं है, स्किन पिंच देखेंगे कि स्किन पिंच उसका स्लो है, वेरी स्लो है, पल्स रेट और वॉल्यूम देखेंगे, उसके पेरिफेरल स्किन टेम्परेचर देखेंगे, कोल्ड या कामी स्किन तो नहीं है उसकी। 4 important signs of dehydration. Sensorium, sunken eyes, drinking and skin pain. सेंसोरियम में हम देखेंगे कि उसका सेंस लेवल कैसा है, लिथार्जिक तो नहीं है, रेस्टलेस या नॉर्मल है, सनकिन आइज, उसके आइज दबी हुई तो नहीं है और ज़्यादा सनकिन है, कम है। और उसके अलावा हम ड्रिंकिंग का पूछेंगे कि वो ड्रिंक कैसे कर रहा है, पुअरली कर रहा है, ईगरली कर रहा है, नॉर्मली कर रहा है। क्योंकि डिहाइड्रेशन में जो बच्चा होता है उसकी 3 टाइप की ड्रिंकिंग होता है, या तो वो नॉर्मली ड्रिंक करता है, या अगर उसको सम डिहाइड्रेशन है तो वो पानी ज़्यादा मांगेगा, और अगर उसको सीवियर डिहाइड्रेशन है तो वो बिल्कुल पानी पीने के लायक नहीं होगा, क्योंकि उसका कॉन्शियस लेवल जो होगा वो अलर्ट नहीं होगा। स्किन पिंच देखेंगे कि वेरी स्लोली है, इंटरमीडिएटली है। ये सेंसोरियम है, बच्चा लिथार्जिक, रेस्टलेस, ये देखो अनकॉन्शियस बच्चा लग रहा है और उसकी सनकिन आइज देखने में आपको आ रही है। ये स्किन पिंच देखेंगे कि स्लो है, वेरी स्लो है या इंटरमीडिएट है। स्किन पिंच में हमें देखना होगा अगर वो लेस देन 2 सेकंड्स आ रही है। 3 टाइप के स्किन पिंच होते हैं, एक इमीडिएटली के एकदम से हो गया, नॉर्मल हो गया, एक स्लोली आ गया जो 2 सेकंड्स या उससे कम समय में वापस अपनी जगह पे स्किन आ रही है तो उसको स्लोली बोलेंगे, जो होती है सम डिहाइड्रेशन में। और वेरी स्लोली होती है स्किन पिंच, जो सीवियर डिहाइड्रेशन होती है, वो 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम लेती है। ड्रिंकिंग हैबिट देखेंगे, पुअरली है, ईगरली है, नॉर्मली है, जैसा कि हमने आपको बताया है। उसके बाद असेसमेंट ऑफ डायरिया, डायरिया की असेसमेंट होती है अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन, उसकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से। डायरिया डिहाइड्रेशन की 3 क्लासेस हैं, एक नो डिहाइड्रेशन, एक सम डिहाइड्रेशन, एक सीवियर डिहाइड्रेशन। उन तीनों क्लासेस को हम कैसे चेक करेंगे या रीअसेस करेंगे, वो हमारे पास 4 साइंस होती हैं, GEMS, जेम्स। G for general condition, E for eyes, M for mouth and drinking, and S for skin pinch।
नो डिहाइड्रेशन में क्या होगा कि जनरल कंडीशन जो होगी वो वेल अलर्ट होगी, आइज नॉर्मल होंगी, ड्रिंकिंग नॉर्मल होगी, स्किन पिंच फेट एंड रैपिडली होगी। सम डिहाइड्रेशन में क्या होगा, जो जनरल कंडीशन है वो रेस्टलेस इरिटेबल होगी, आइज सनकिन होंगी, ड्रिंकिंग थर्स्टी हो गया, ड्रिंक इगरली वो पानी ज्यादा मांगेगा, स्किन पिंच उसकी रिटर्न स्लोली होगी। और सीवियर डिहाइड्रेशन में जनरल कंडीशन लिथार्जिक या अनकॉन्शियस होगी, आइज सनकिन होंगी, माउथ जो होगा पुअर और अनएबल टू ड्रिंक होगा, स्किन पिंच वेरी स्लोली होगी। कोई भी दो साइंस आपको किसी भी कॉलम में मैच करने लगे तो वो क्लासिफिकेशन उसमें फॉल करती है। अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा रेस्टलेस है और ड्रिंक ईगरली कर रहा है तो उसकी क्लासिफिकेशन सम डिहाइड्रेशन होगी। अगर कोई बच्चा लिथार्जिक है और उसका स्किन पिंच वेरी स्लो है तो उसकी क्लासिफिकेशन कहाँ होगी, सीवियर डिहाइड्रेशन में। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ डिहाइड्रेशन। ये फ्लूइड लॉस हम देखेंगे डिहाइड्रेशन में कितना होता है। नो डिहाइड्रेशन में जो होता है फ्लूइड लॉस लेस देन 50 ml पर केजी होता है और वेट लॉस लेस देन 5। और सम डिहाइड्रेशन में फ्लूइड लॉस होता है 50 to 100 ml पर केजी और वेट लॉस होता है 5 to 10। और सीवियर डिहाइड्रेशन में होता है फ्लूइड लॉस 100 मोर देन 100 ml पर केजी और वेट लॉस होता है मोर देन 10%। मैनेजमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को कैसे मैनेज किया जाएगा, वो जैसे हमने सीखा था कि हम हमारे डिहाइड्रेशन की जो क्लासिफिकेशन होती है हमें उस अकॉर्डिंग ही डिहाइड्रेशन को मैनेज किया जाता है। अगर नो डिहाइड्रेशन है तो हम प्लान ए की तरफ जाएंगे जो कि घर में हम मैनेज कर सकते हैं। अगर सम डिहाइड्रेशन है तो हम प्लान बी की तरफ जाएंगे, वो हेल्थ फैसिलिटी पे या ORT कॉलोनी में मैनेज होगा। अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है तो हम प्लान सी की तरफ जाएंगे एट हॉस्पिटल। ये है प्लान ए। नो साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। बच्चे में डायरिया हो रहा है, उसको अभी डिहाइड्रेशन तो नहीं हुई है लेकिन वो डिहाइड्रेशन की तरफ जा सकता है। उसके बचने के लिए हमें लो ऑस्मोलर ORS जो हमें 50 to 100 ml हाफ कप टू 1 कप आफ्टर ईच टू स्टूल उसको देना होगा। उसकी फीडिंग कंटिन्यू करनी होगी, मदर मिल्क या और कोई मिल्क ले रहा है तो वो कंटिन्यू करना होगा। स्मॉल फ्रीक्वेंट सेमी सॉलिड जैसे दलिया हो गया, राइस हो गए, बनाना हो गए, पोटैटो हो गए, ये जो भी चीजें हैं वो खा सकता है उसको वो देनी होगी नॉर्मली। और फॉलो अप, क्लीन चाइल्ड नीड्स टू बी सीन अगेन इफ द डायरिया और वोमिटिंग आर इंक्रीजिंग और ही इज लिथार्जिक और एज ब्लड इन स्टूल। हम उसको फॉलो पे कब मंगाएंगे, जब बच्चे को दोबारा से मोशन होने लगे, वोमिटिंग करने लगे और वो गुनूदगी की हालत में जाए या दोबारा उसको मोशन में ब्लड आने लगे तो हम उनको बोलेंगे, उनकी मदर को बोलेंगे इसको वापस आप हॉस्पिटल लेके आए। ये ORS की कंपोजिशन है, जो नॉर्मल ORS होता है और ये लो स्मॉलर ORS की कंपोजिशन है जो लो स्मॉलर ORS होता है। नाउ प्लान बी फॉर सम डिहाइड्रेशन, उसको करेक्ट करेंगे डिहाइड्रेशन विद ORS इन 4 आवर्स। 4 घंटे में हमें डिहाइड्रेशन करेक्ट करनी होगी प्लान बी की सम डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट्स में। लो स्मॉलर ORS 75 ml पर केजी फॉर द बॉडी वेट इन 4 आवर्स। जो लो स्मॉलर ORS होता है वो 75 ml पर केजी के हिसाब से दिया जाता है 4 घंटों में। कंटिन्यू फीडिंग करेंगे, मदर मिल्क। हाउ टू गिव ORS 1 स्पून और स्लोली उसको देंगे। गिव टू ORS OPD में देंगे, ORT एरिया में देंगे और होम में देंगे। रीएसेस ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को हमें रीएसेस करना होगा। रीएसेस कैसे करेंगे, हम 4 घंटे में उसको ORS देते रहेंगे, उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन जैसे डिहाइड्रेशन की हमने बताई थी उसके हिसाब से उसको रीएसेस करेंगे। रीएसेस इसीलिए जरूरी होता है कि अगर जब क्लासिफिकेशन हो जाएगी तो उस हिसाब से उसकी मैनेजमेंट होगी कि उसको प्लान ए में ट्रीट करना है, प्लान बी में करना है या प्लान सी में करना है। प्लान सी फॉर सीवियर डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन के पेशेंट के लिए हमारे पास प्लान सी होता है, उसको करेक्ट डिहाइड्रेशन IV फ्लूइड 3 to 6 आवर। टाइप ऑफ फ्लूइड फॉर ऑल टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन, फर्स्ट चॉइस हमारे पास रिंगर लैक्टेट होती है। सेकंड चॉइस जो होती है हमारे पास वो होती है 0.9% नॉर्मल सलाइन में। अमाउंट 100 ml पर केजी के हिसाब से देंगे और कैसे देंगे, 1 घंटे में 30 ml रिपीटली और 5 घंटों में 7 ml पर केजी स्लोली देंगे।